Good morning, everyone, and welcome to the class. We are going to start the revision of the second book. We have completed our first book, that is Contemporary World Politics. Yesterday, we have completed the last chapter, that was Globalization, and now we will be doing the second book, which is Politics in India Since Independence. And as the name suggests, this book is about the politics of the country since independence. इंडिपेंडेंस के बाद से जो कुछ भी हमारे पॉलिटिक्स में होता है वो सब कुछ हम लोग इस बुक के अंदर कवर करते हैं. एंड द फर्स्ट चैप्टर इज आर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग. नेशन बिल्डिंग का जो चैलेंज था वो उसी के साथ ये हमारा फर्स्ट चैप्टर डील कर रहा है. एंड वी ऑल आर अवेयर दैट our country was a colony of British for the last almost 200 years, and the rule of the British was highly exploitative and discriminatory, and it was based on undemocratic principles. There was a great dissatisfaction from the rule, and people started their struggle against this colonial rule. And this struggle of people was led by the Indian National Congress, and the leader was, of course, Mahatma Gandhi. And there were so many important events in the national movement, and there was two important movement, the most important movement we can say. The first is non-cooperation movement, and then the civil disobedience movement. You have studied all these about all these movements in your class 10, है ना. क्लास 10 में हमने एक हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया. सो उसमें हम लोगों ने आप लोगों ने ये सब कुछ पढ़ा है ना. कैसे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हमारा था वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, और ब्रिटिश रूल जो था उसके अगेंस्ट हमने कैसे मूवमेंट किया. उसमें यही दो मूवमेंट मेन मूवमेंट है. इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट वाज आल्सो देयर, जो कि 1942 में स्टार्ट होता है. और लास्टली हम ये देखते हैं कि इन द फर्स्ट बुक ऑल्सो वी वर डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग्स कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर व्हाट हैपेंड दैट द कंडीशन ऑफ यूरोप बिकेम very weak because of war. The Europe turned from the continent of creditors to the continent of debtors. तो यूरोप का जो पावर कम हुआ, जो हम कह रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूरोप की के पावर काफ़ी कम हो गए, तो एक्चुअली यूरोप में जो मेन कंट्री थी दैट वाज ब्रिटेन, है ना. तो ब्रिटेन जो थी, यूनाइटेड किंगडम जिसको कहते हैं हम, उसके पावर्स बहुत ही कम हो गए. सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस यही है कि ग्रेट ब्रिटेन, जो कि विच वॉज इन अ डोमिनेंट पोजिशन बिफोर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, but the effect of second world war was such that the condition of Great Britain became very poor during the war. And this was the reason that the British had to accept the demand of nationalist movements in various colonies. India was also one among them. It was not एक तो पहली बात हम कहेंगे कि अगर हम देखें तो इंडिया को आज़ादी मिलने के पीछे दो रीज़न हम कह सकते हैं. एक तो हमारा नेशनल मूवमेंट वो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, लोगों का काफ़ी ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेशन था. स्पेशली अगर हम
क्विट इंडिया मूवमेंट को देखते हैं तो पार्टिसिपेशन जो था वो लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें सामने आया था। तो जिस लेवल पे मूवमेंट हो रहा था, जिस लेवल पे लोगों का पार्टिसिपेशन था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, जितना डिससेटिस्फैक्शन था, तो उसको आगे आगे उसको कैरी करना गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए बहुत ही मुश्किल था। इतने सारे प्रोटेस्ट और इतने सारे मूवमेंट्स के बाद भी इंडिया पे रूल करना बहुत ही मुश्किल था उनके लिए। और दूसरी चीज़ ये हो गई कि ब्रिटेन के पावर्स कम हो गए आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो अब जब उसके पावर कम हो गए तो उसके लिए अब इतनी दूर, अगर हम दोनों कंट्री के बीच की डिस्टेंस को देखते हैं, इंडिया और यूके, तो हम क्या देखते हैं कि जो डिस्टेंस था वो इतना ज़्यादा था, और इस कारण से अब जो जो कंट्री इतनी दूरी पर है उस पर अपना कंट्रोल बना के रखने में बहुत रिसोर्स खर्च होते हैं। तो अब ब्रिटेन उस कंडीशन में नहीं था कि वो कुछ भी खर्च कर सके कॉलोनीज को अपने कंट्रोल में रखने के लिए। और ये एक दैट ऑल्सो बिकेम वन ऑफ द रीज़न फॉर गिविंग दिस फ्रीडम टू इंडिया, है ना। तो ये इस तरह से हम लोगों को फ्रीडम जो है वो मिल जाती है। इसके लिए बहुत सारे टॉक्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। आखिर में जाकर के जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो पास करती है, और उसके अकॉर्डिंगली 15 अगस्त का जो मिडनाइट था, है ना, 15 अगस्त के मिडनाइट को हमें आज़ादी मिल जाती है। ये जो आज़ादी मिली वो एक बहुत ही मेमोरेबल एक्सपीरियंस था। और इसको बिल्कुल मेमोरेबल बनाने के लिए क्या किया गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो कि हम लोगों ने पहले इसको डिस्कस नहीं किया है, इसको अभी हम इन द प्रीवियस क्लास 11th में इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म हो चुकी थी इवन बिफोर द इंडिपेंडेंस, बिकॉज ड्यूरिंग द वॉर ही ये डिक्लेयर हो गया था कि इंडिया को आज़ादी दे दी जाएगी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जो प्रोसेस जो थे वो स्टार्ट हो चुके थे। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसको हम कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है, आपने काफ़ी डिटेल में इसके बारे में क्लास 11th में यू हैव रेड अबाउट इट, है ना। अब हम देख रहे हैं, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट बिकॉज ये ऐसे टर्म्स हैं जिनको हमेशा हमें हमारे दिमाग में रहने जरूरी है। कंस्टिट्यूएंट असेंबली कहीं भी, किसी भी कंट्री की जब हम कंस्टिट्यूएंट असेंबली की बात करते हैं तो ये वो असेंबली होती है जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया जाता है। द असेंबली और द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज गिवन द टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ठीक है। तो इसी तरह से इंडिया का भी एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन चुका था 1946 के दिसंबर में, 9 दिसंबर को उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी, और उसके बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना उसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो जब आज़ादी मिलती है हमें 15 अगस्त के मिडनाइट को, तो उस दिन क्या किया जाता है कि उस जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी हुई थी उसका एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है मिडनाइट में। और ये जो स्पेशल सेशन बुलाया जाता है उसको कौन उसको एड्रेस करते हैं, एड्रेस करने वाले हैं हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। इसी समय इंटरिम गवर्नमेंट बन चुकी थी। एक तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम कर रहा था, और दूसरी तरफ एक ठीक है, एक इंटरिम गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म हो चुकी थी। इंटरिम गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि अभी ब्रिटिश रूल तो ख़त्म हो गया इंडिया पे, है ना। अब ब्रिटिश रूल ख़त्म हो गया, लेकिन इलेक्शंस वगैरह तो ऐसा नहीं था कि जैसे रूल ख़त्म होगा इलेक्शन हो जाएगा और सब कुछ अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन अभी बन ही रहा था, तो बीच के समय जब तक कि कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार नहीं हो जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, उसके बाद इलेक्शंस कंडक्ट नहीं हो जाते, तो वो जो बीच का समय था उस समय के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म कर दी जाती है। इसी इंटरिम गवर्नमेंट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, हम कहते हैं काम चलाओ सरकार। काम चलाओ मतलब
जिससे काम चल जाए, बिकॉज वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ कंट्री विदाउट गवर्नमेंट। हमने देखा ना, स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। स्टेट के 4 एलिमेंट्स होते हैं, टेरिटरी, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सॉवरेनिटी। तो अगर इंडिया पे ब्रिटिश रूल खत्म हो जा रहा है तो टेरिटरी है इंडिया के पास, पॉपुलेशन है इंडिया के पास, सॉवरेनिटी भी हो गई क्योंकि ब्रिटिश ने अपना रूल खत्म कर लिया, लेकिन गवर्नमेंट नहीं होती। तो इसलिए एक इंटरिम गवर्नमेंट को फॉर्म कर दिया जाता है ताकि काम चलता रहे, काम नहीं रुकना चाहिए, है ना। और ये जो इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म किया गया, इसमें प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसमें प्राइम मिनिस्टर थे पंडित नेहरू, ठीक है। अब तो मिडनाइट जो था 14-15 अगस्त का बीच का रात जो था, उस समय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में को एड्रेस किया पंडित नेहरू ने। और उन्होंने जो उस समय स्पीच दिया, वो स्पीच जो है वो काफ़ी, मतलब जिसको हम कहेंगे कि बहुत ही रिच स्पीच था, ऐसे स्पीच था जिसको कि हर समय याद किया जाता है। और इस स्पीच को एक नाम भी दिया गया, जो कि उनके स्पीच का जो मेन जिसको हम कह सकते हैं थीम था, दैट वाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये जो उन्होंने स्पीच दिया उसका नाम है ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। इसमें क्या है, अगर हम इसके मीनिंग को एलाबोरेट करें तो क्या मतलब निकलता है कि जो डेस्टिनी है, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है? भाग्य, है ना। हमारा जो भाग्य है, इस डेस्टिनी के साथ हमारी ट्रस्ट हो रही है। ट्रस्ट मीन्स भेंट, मुलाकात, है ना। डेस्टिनी के साथ, भाग्य के साथ मुलाकात हो रही है। इसके लिए जो हिंदी वर्ड है वो बड़ा खूबसूरत वर्ड है, जो कि हिंदी बुक में आपके यूज़ किया गया है, इसी एनसीईआरटी की हिंदी बुक में। भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट, ठीक है। इसमें अगर हम एक एक वर्ड पे ध्यान दें, हिंदी वर्ड मतलब काफ़ी जिसको हम कहेंगे कि सुटेबल है, जो सिचुएशन है उसके, और उसको ज़्यादा हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। दैट इज वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट हिंदी वर्ड, है ना। क्या है? भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट वार्ता, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भाग्य वधु कौन है? भाग्य वधु जो इंडिपेंडेंस, जो आज़ादी हमें मिली है, वो उसको कहा गया भाग्य वधु, ठीक है। जो वधु है, बहुत वधु क्या होती है? जो डॉटर इन लॉ होती है। तो हमारा जो कल्चर है उसमें ऐसा माना जाता है कि जो बहू होती है, जब वो घर पे आती है शादी होकर, जब एक नव वधु घर आती है, तो वो अपने साथ कुछ भाग्य लेकर आती है। हालांकि ऐसी बात तो में कुछ रखा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बट एक जो हमारी सोच है वो इस तरह से है। तो ये माना जाता है कि जो वधु होती है, नव वधु होती है, वो अपने साथ भाग्य लेकर आती है। अच्छा भाग्य लेकर आएगी तो घर के लिए अच्छा होगा, बुरा भाग्य लेकर आएगी तो बुरा होगा, ये सही नहीं है। बट इसको हम इस तरह से समझने के लिए कि इंडिपेंडेंस का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस था, दैट्स वाई इसको बताया जा रहा है, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंस है, दैट इज जस्ट लाइक वधु, नव वधु। तो वो नव वधु जो है वो हमारे लिए क्या लेकर आई है? भाग्य लेकर आई है, डेस्टिनी लेकर आई है। और उस नव वधु की जो इंतजार है वो बहुत लंबे अरसे से हो रही थी। चिर प्रतीक्षित, प्रतीक्षा करना मतलब क्या होता है? इंतजार करना। तो उस नव वधु का इंतजार बहुत लंबे अरसे से हो रहा था, चिर प्रतीक्षित। वी वर वेटिंग फॉर दैट डॉटर इन लॉ फॉर सो मेनी ईयर्स, है ना। और आज उससे भेंट हमारी हो रही है पहली बार।
तो ये उसी सेंस में इसको कहा गया है कि क्या 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 हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं इस इंडिपेंडेंट इंडिया से, कि ये जो इंडिपेंडेंस हमें मिला है इतने लंबे अरसे के स्ट्रगल के बाद, उससे आज जो हमारी पहली मुलाकात हो रही है, अब हमें क्या क्या हमारे एक्सपेक्टेशन है, क्या क्या हम सोच रहे हैं कि इस इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें क्या क्या मिलेगा, है ना। ये उस सेंस में कहा गया है। तो ये इसमें जो चीज़ें हैं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमारी कंट्री के लिए उस समय था कि इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या होना चाहिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वाज डेमोक्रेसी, बिकॉज जो कॉलोनियल रूल था उसके अगेंस्ट हमने लड़ाई किया, और ये जो कॉलोनियल रूल था वो टोटली अनडेमोक्रेटिक था, जिसमें डेमोक्रेसी का कोई भी कुछ भी हमें नहीं मिलता है। तो ये जो अनडेमोक्रेटिक रूल था, कॉलोनियल रूल था, उसके अगेंस्ट जब हमने लड़ाई लड़ी तो हमारा मेन एम क्या हो जाता है कि डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश करना, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करना। तो ये हमारी पहली प्रायोरिटी थी जब हमें इंडिपेंडेंस मिला। पहला ये हमारी आशा थी, हमारी एक्सपेक्टेशन था कि अगर आज़ादी हमें मिलती है तो डेमोक्रेसी को तो इस्टेब्लिश करना ही करना है, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था कि जो गवर्नमेंट होगी वो सबके लिए काम करे। द गवर्नमेंट शुड नॉट बी फॉर फ्यू पीपल, है ना। गवर्नमेंट इज़ फॉर ऑल, इट शुड वर्क फॉर ऑल, सबके लिए एक समान ढंग से वो काम करे। तो इसका मतलब ये था कि जो गवर्नमेंट हो वो वेलफेयर पर्पस से काम करे, और ख़ास करके जो हमारी सोसाइटी के जो पुअर पीपल हैं, जो डिसएडवांटेज्ड पीपल हैं, उनको फोकस किया जाए, उनके नीड्स पर ध्यान देना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया था। तो ये दो हमारे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन थे फ्रॉम द इंडिपेंडेंट इंडिया, ठीक है। और अब चूंकि इतने लंबे संघर्ष के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद आज हम आज़ाद हो चुके हैं। 15 अगस्त की जो 14 और 15 अगस्त की मिडनाइट थी, उस समय हम आज़ादी हमें मिल चुकी थी। तो हम यही अब समझ रहे हैं कि अब वो समय आ गया है कि जो हमारे डिमांड्स थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, सबके गुड के लिए, सबके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट होना चाहिए, स्पेशली फॉर द पुअर एंड द सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप, तो वो अब उसको पूरा करने का समय आ चुका था, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमें आज़ादी मिल गई थी, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी, जिसको हम कह सकते हैं डायलेमा की कंडीशन थी कि आज़ादी तो मिली, लेकिन आज़ादी के साथ साथ वी वर डिवाइडेड। इंडिया वॉज नॉट अ सिंगल कंट्री, इंडिया कुड नॉट रिमेन अ सिंगल कंट्री, है ना। इंडिया का पार्टीशन हो गया इंडिया और पाकिस्तान, ये दो कंट्री के बीच में, और ये जो पार्टीशन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक था। द इम्पैक्ट ऑफ पार्टीशन वॉज हाईली ट्रॉमेटिक। वी विल डिस्कस इट इन डिटेल। तो हम अभी बस यही बताना चाहते हैं कि जो आज़ादी मिली, लेकिन आज़ादी के साथ हमें पार्टीशन का जो पेन था, उस पेन को भी हमें झेलना पड़ा, और वो बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम कहें जो ट्रॉमा था, वो बहुत हाई लेवल का था, जिसमें कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल होता है, और डिस्प्लेसमेंट के साथ वायलेंस होता है, राइट्स होते हैं, लाखों लोग मारे जाते हैं। और हमारे लिए ये एक बहुत ही बड़ी चैलेंज बन जाता है कि कैसे इस तरह के सरकमस्टांस में कैसे जो एक न्यूली बॉर्न कंट्री है उसको कैसे स्टैब्लिश किया जाए, उसको कैसे एक नेशन के फॉर्म में खड़ा किया जाए, कैसे उसमें डेमोक्रेसी को स्टैब्लिश किया जाए, कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका कि बिल्कुल भी हमारे डेवलपमेंट नहीं हुआ था, कैसे उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को गेन किया जाए। तो ये सिचुएशन जो थी वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी चैलेंज था कि हमारा जिस कंडीशन में इंडिया, फ्री इंडिया जो है वो बनी, वो कंडीशन उस समय ऐसा कोई भी कंट्री नहीं था जो कि वैसे कंडीशन में आज़ाद हुआ था। ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी परीक्षा की घड़ी, वी कैन से इट, कि इट वाज अ टाइम ऑफ टेस्ट फॉर अस, है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि हमारी जो कंट्री है उसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर क्या है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। अगर आपको याद होगा
हमारा जो सोशल साइंस जो सब्जेक्ट है, जो हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, ये सिविक्स से आया है ना। सिविक्स था पहले, 6, 7, 8, 9, 10 में आपका सिविक्स था। सिविक्स का क्लास 6 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो यही चैप्टर है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। दिस इज द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर, डाइवर्सिटी ऑफ ट्रेडिशन, डाइवर्सिटी ही डाइवर्सिटी है, विविधता जिसको कहते हैं। तो हमारी कंट्री जो है वो पूरी तरह से इसके अंदर डाइवर्सिटी नजर आती है, लेकिन इस डाइवर्सिटी के बीच भी हम सब यूनाइटेड हैं, वी ऑल आर वन, बट इट इज नॉट इजी टू accommodate such a different and diverse group of people। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हमारे सामने चैलेंज था। एक तो पार्टीशन, ठीक है, एक तो पार्टीशन हो गया जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, जिसके कारण वायलेंस हुआ। दूसरी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो क्या थी कि हमारी डाइवर्सिटी, हमारी कंट्री के अंदर इतनी ज़्यादा जो डिफरेंट ग्रुप्स जो मौजूद थे उनको मिला करके चलना बहुत ही ज़्यादा, उन सबको अकोमोडेट करना, अकोमोडेट मिलाकर संग होकर चलना, समायोजन करके चलना, एडजस्टमेंट करके चलना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। और कई बार तो ऐसा भी कहा जाता है इंडिया के लिए, जैसे कि अगर हम यूरोप के कंट्री से इंडिया के एज अ नेशन इंडिया को हम कंपैरिजन करेंगे तो व्हाट वी फाइंड, यूरोप के जितने भी कंट्री, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इन यूरोप हैव इस तरह की डाइवर्सिटी वहाँ नहीं है। यूरोप में ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं वहाँ पर हमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लैंग्वेज मिलता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ कल्चर मिलता है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ रिलीजन मिलता है। एक्चुअली यूरोप के जो डिफरेंट कंट्रीज हैं उनका जो फॉर्मेशन ही हुआ वो मोस्टली लैंग्वेज के बेसिस पे ही हुआ, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेसिस पे ही उनका फॉर्मेशन हुआ। एक बॉन्डिंग जो बनी लोगों के बीच में यूरोप में वो लैंग्वेज को लेकर हुआ, वो कल्चर को लेकर हुआ, और उस तरह से नेशन जो है वो एग्जिस्टेंस में आए, है ना। ये भी हमारा 10th में आप लोगों ने ये भी पढ़ा हुआ है, नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में जो नेशन बने वो लैंग्वेज के बेसिस पे ही बने मॉडर्न पीरियड में, है ना। लेकिन अगर इंडिया को हम इससे कंपैरिजन करते हैं तो इंडिया में क्या देखते हैं कि इंडिया में जो लोगों के बीच में अगर हम देखें कि बॉन्डिंग क्या है, विच इज द फैक्टर विच इज बाइंडिंग द पीपल ऑफ इंडिया, नो सच फैक्टर इज देयर, बिकॉज इतना रिलीजन की डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज की डाइवर्सिटी है, कल्चर ट्रेडिशन सब कुछ अलग अलग है। तो फिर आखिर हमें बांधता क्या है? फॉर बीइंग अ नेशन वी नीड अ बाइंडिंग फैक्टर ना, कुछ तो हो जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखे। तो ये जो इंडिया के अंदर जो डाइवर्सिटी है ना, इसके कारण कई बार खास करके जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो ये एलिगेशन लगाते हैं कि इंडिया एक नेशन है ही नहीं, इंडिया एक नेशन बन ही नहीं सकता, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, जहाँ इतने अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले, अलग अलग रिलीजन मानने वाले लोग रहते हैं साथ में, वो एक नेशन कैसे बन सकता है? बट दिस इज रॉन्ग टू से। हम हैं एक नेशन, हमारे बीच में डाइवर्सिटी है, रिलीजन की, कास्ट की, लैंग्वेज की, ट्रेडिशन की, कल्चर की, सबकी डाइवर्सिटी है, लेकिन फिर भी हम एक है। क्या हमें जोड़ता है? हमें जोड़ता है हमारा जो हिस्ट्री है, जो शेयर्ड हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री हम सब ने एक साथ जिसको जिया है। हमें जोड़ता है हमारे जो एस्पिरेशंस हैं हम फ्यूचर से, हमें जोड़ता है जो हमारे आइडियल्स हैं, पॉलिटिकल आइडियल्स हैं, डेमोक्रेसी का, इक्वालिटी का, ये चीज़ें हैं जो हमें जोड़ती हैं और एक नेशन के फॉर्म में इस्टेब्लिश करती है। तो ये अगर हम देखें उस समय का जो सिचुएशन था, उस सिचुएशन को देखते हुए एक तो पार्टीशन की प्रॉब्लम थी, पार्टीशन के कारण जो कंडीशन क्रिएट हुए, उसके अलावे प्रिंसली स्टेट्स का भी प्रॉब्लम बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। दिस चैप्टर इज ओनली अबाउट दिस, इसमें यही सब डिस्कस करना है। तो अभी हम लोग बस ये देख रहे हैं कि मेजर प्रॉब्लम्स क्या थे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। तो पहला प्रॉब्लम यही था कि नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम, हाउ टू मेक इंडिया अ नेशन, एक नेशन के फॉर्म में कैसे इंडिया को एस्टैब्लिश किया जाए। और ऐसा भी माना जा रहा था
कि इन ऑर्डर टू मेंटेन और इन ऑर्डर टू ब्रिंग नेशनल यूनिटी व्हाट विल बी डन कि जो डाइवर्सिटी है उसको क्रश कर दिया जाएगा। ऐसा कई कंट्रीज में हुआ। It happened in many countries that in order to bring national unity, this diversity was suppressed, पूरी तरह से क्रश कर दिया गया। जितने भी रीजनल और सब रीजनल आइडेंटिटीज थे उन सबको क्रश कर दिया गया और सिर्फ एक आइडेंटिटी को ही फ्लरिश होने दिया गया, दैट वाज नेशनल आइडेंटिटी। ऐसा कई कंट्रीज में हुआ। तो ये एक डर जो था वो हमारी कंट्री के कॉन्टेक्स्ट में भी आ रहा था कि क्या इंडिया में भी इसी तरह से नेशनल यूनिटी को लाने के लिए डाइवर्सिटी को क्रश कर दिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा जो सवाल वो हमारे सामने यही था कि किस तरह से इंडिया का इंटीग्रेशन होगा एज अ नेशन। और ये हमारा सबसे बड़ा चैलेंज उस समय का था जब इंडिया आज़ाद हुआ, चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। द होल चैप्टर, जिस चैप्टर को हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, दिस होल चैप्टर डील्स विथ दिस चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग। बट दैट वाज नॉट द ओनली चैलेंज. Other than this challenge of nation building, there was another challenges also. The second challenge that the country was facing was to establish democracy, and it was a very tough challenge because it is not easy to establish democracy in practice. In constitution, provisions can be made in order to bring democracy. In order to establish democracy, provisions can be made in this constitution. वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट उस जो प्रोविजंस किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में उसको रियल प्रैक्टिस में लाना, डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना एक कंट्री के अंदर, ये सबसे बड़ा चैलेंज था। डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें सारे प्रोविजंस थे, लाइक यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज को हमने अडॉप्ट किया, है ना। जो भी उस समय तो 21 ईयर्स रखा गया था कि 21 ईयर्स से अबव के जो भी इंडिया के सिटीजन हैं उनको राइट टू वोट मिलेगा, कोई देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इसी तरह से हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया। लेकिन उस समय जो हमारे सामने जो चैलेंज थी वो ये थी कि कैसे इस डेमोक्रेसी को रियल में इस्टेब्लिश किया जाए। और ऐसा भी कई कंट्रीज में हुआ, जो अगर हम उस समय जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे एशिया और अफ्रीका के जो कंट्रीज जो कि न्यूली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो न्यूली इंडिपेंडेंट हुए थे, उन्होंने ये सब कुछ वो भी फेस कर रहे थे द सेम प्रॉब्लम। जो इंडिया में जिस तरह की प्रॉब्लम थी, ऑलमोस्ट सेम प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय दोज कंट्रीज ऑल्सो। और वहाँ पर कई सारे कंट्रीज में यही हुआ कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश नहीं हो पाया, बस वो कॉन्स्टिट्यूशन में ही बनकर रह गया। इन एक्चुअल प्रैक्टिस डेमोक्रेसी कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज स्टार्टेड विद डेमोक्रेसी बट वेरी सून दे टर्न्ड अनडेमोक्रेटिक बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी। इतने सारे बाकी के काम थे, नेशन बिल्डिंग का काम था, डेवलपमेंट का काम था। तो उन्होंने ये हुआ कि नहीं, डेमोक्रेसी को टाला जा सकता है बट नेशन बिल्डिंग को हम नहीं डाल सकते हैं, डेवलपमेंट को हम नहीं डाल सकते। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं हुआ। हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इवॉल्व हुए और हमारा डेमोक्रेसी आज के समय में हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी में आता है, ठीक है। तो ये सेकंड चैलेंज था कि कैसे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इवॉल्व करना कंट्री के अंदर। और अब हम आते हैं थर्ड चैलेंज पे। थर्ड चैलेंज जो कि बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट चैलेंज था, क्योंकि कॉलोनियल रूल के अंदर हमारा सिर्फ और सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन देयर, बट हियर आई एम कंसर्न ओनली विद द इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हुआ और जो हमारे रिसोर्सेज थे उसको ब्रिटिश यूज़ किए। हमारे डेवलपमेंट पे कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, न तो एग्रीकल्चर का, ना इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ, ना ही टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर किसी तरह का ध्यान दिया गया। तो इस तरह की जो सिचुएशन थी उसमें डेवलपमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आई, बिकॉज
इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते थे. बट at the same time, here again we find that it became a challenge because our constitution makers were not only wanted to bring economic development, but their aim was to bring economic development with the principle of equality. Their aim was to bring economic development with by giving special protection to socially disadvantaged groups and religious and cultural communities. वो सबको लेकर चलना चाहते थे. हमें ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए था जिसमें कि कंट्री तो आगे बढ़ जाएगी लेकिन लोग पीछे रह जाएंगे, कुछ ही लोगों को उसका फायदा मिलेगा एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल नॉट गेट बेनिफिट फ्रॉम दैट डेवलपमेंट. ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए था. डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए जिसमें कि सोशल जस्टिस के साथ डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस. और इसलिए हमारा जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उसमें भी इन चीज़ों को रखा गया कि कैसे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एम को अचीव करना है. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वेलफेयर के भी गोल्स हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है और तभी हम ये चीज़ें कर पाएंगे. पॉवर्टी को एराडिकेट करना है, रिच और पुअर के बीच के गैप को कम करना है. तो ये चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हाउ टू ब्रिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट विथ सोशल जस्टिस. तो ये 3 चैलेंज जो था वो कंट्री फेस कर रही थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस. और हम ये देखेंगे कि जो अभी हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट डील्स विद द फर्स्ट चैलेंज, दैट चैलेंज ऑफ नेशन बिल्डिंग. और इसी तरह से फिर सेकंड चैप्टर डील्स विद द सेकंड चैलेंज of establishing democratic practices, and the third chapter deals with the third challenge, that is economic development, bring economic development with social justice. So this is all for today. We will continue our discussion in the next class.